हाय एवरीवन, दिस इज आनंद। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम सीयूईटी एग्जामिनेशन जिसके अंडर डीयू, जेएनयू, बीएचयू एंड बीबीयू ये सारी यूनिवर्सिटीज कवर्ड है जो कि इस बार आपका एनटीए कंडक्ट करवा रहा है। सो इस एग्जामिनेशन के लिए, इस पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए हम यहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डीयू एंड जेएनयू यूनिवर्सिटी के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और कल की वीडियो में एक क्वेश्चन में टेक्निकल एरर की वजह से कुछ वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो आज की इस वीडियो में मैंने उस क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करी। बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश करी। तो आपको अच्छी तरीके से उस क्वेश्चन को भी देखना है, किस तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन है, और हर एक पॉइंट को यहाँ पर मैंने डिस्कस करा है। ठीक है, उसी के साथ साथ सारे एमसीक्यूज में अच्छे तरीके से हर एक ऑप्शन को भी डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। जिसमें भी आपको डाउट है आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हो। और जैसे कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हो, फॉर योर पेपर 1, ठीक है, जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, एंड फॉर योर पेपर 2 जो कि आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें हम आपको 100% पासिंग गारंटी देते हैं, प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर एंड सोल्यूशन भी देखने मिलते हैं हमारे कंटेंट में, जिसके लिए आपको हमारे ऐप के थ्रू आप हमारा कोर्स या फिर स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है। एंड उसी के साथ साथ आप यहाँ पर स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर देख सकते हो, हाईलाइट हो रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर इंक्वायरी कर सकते हो। सो दैट्स इट। अच्छी तरीके से एंड तक इस वीडियो को देख लेना है। एंड लेट्स बिगिन विद द टुडेज लेक्चर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर पेपर 1 जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, हर एक स्टूडेंट के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है ये कॉमन होने वाला है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हम ये सब कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स देखने मिलेंगे जो कि थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हैं। हम आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाएंगे। देन मॉक टेस्ट, हर एक मॉक टेस्ट में 40 एमसीक्यूज है, उस तरीके से आपके मॉक टेस्ट में 400 एमसीक्यूज यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। देन नेक्स्ट नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपलेस्ट वे में हर एक पॉइंट्स को यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो आपके जो भी डाउट्स है, आपको जो भी हर एक टॉपिक में डाउट्स है, अगर आप एक बार नोट्स के थ्रू उसको रीड कर लेते हो तो वहां पर आपका डाउट, हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो नोट्स में हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप देखोगे, जो भी हमारे बैच के स्टूडेंट है वहां पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है, जिससे कि आप उन पॉइंट्स को, उन वर्ड्स पर फोकस कर सको। देन उसके बाद पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करते हैं जिसमें 1500 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिसमें हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करा है, एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी यहाँ पर आपके साथ शेयर करा है। तो सारा कंटेंट आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा कंटेंट जो है, इससे आपको 100% हम पासिंग गारंटी देते हैं कंटेंट के थ्रू, कि हमारे कंटेंट से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपको पूछे जाने के चांसेस है। तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर अगर आप हमारे ऐप के थ्रू कंटेंट को एक्सेस करते हो तो आपको सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाती है। ऐप पर हमारा प्रॉपरली हर एक चीज आपको टॉपिक वाइज हर एक चीज आपको एक ही जगह पर ऐप पर मिल जाएगा। आपके पास एक्सेस होगा, आप जब भी चाहो वहां से आप रीड कर सकते हो। आपके सारा कंटेंट आपको एक ही जगह पर ऐप पर इजीली अवेलेबल होगा। तो ऐप के लिए लिंक भी हमने कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक प्रोवाइड कर रखी है हमारे ऐप पर, तो आप वहां से डायरेक्टली कंटेंट को एक्सेस करिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पेपर 2 का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स, एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने मिलेंगे। इन सारे सब्जेक्ट्स पर हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इन सारे सब्जेक्ट्स के अलावा भी आपको कोई और सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हो। उस पेपर 2 के लिए भी आपको दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है। सो दैट्स इट। हम आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने कल ये क्वेश्चन देखा था, तो कुछ टेक्निकल एरर की वजह से इस क्वेश्चन में वॉइस नहीं रिकॉर्ड हो पाई थी, तो इस क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है, अ वेरिएबल व्हिच नीड्स टू बी हेल्ड कांस्टेंट सो दैट इट्स इफेक्ट इज द सेम फॉर ऑल कंडीशन इज कॉल्ड। ठीक है, जैसे कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में आपसे पूछा गया था 2022 में। अब ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बेसिकली एक डेफिनेशन है एक वेरिएबल की, इसमें से कोई भी एक वेरिएबल की ये आपको
डेफिनेशन दी गई है। सो याद रखिएगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से आपको 3 से 4 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। या तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की डेफिनेशन दी जाएगी, ठीक है, या तो वेरिएबल्स की डेफिनेशंस दी जाएगी आपको, या फिर एग्जाम्पल के थ्रू आपके साथ क्वेश्चन शेयर करा जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए, वेरिएबल्स की डेफिनेशन, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन कंपलसरी आपसे पूछा जाता है। ये याद रखना है आपको, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है a variable which needs to be held constant, ठीक है। ऐसा वेरिएबल जिसको हमें कांस्टेंट रखना है, किस लिए? उसका इफेक्ट देखने के लिए कि ऑल कंडीशंस में वो किस तरह अपना इफेक्ट बताता है, ठीक है। इसलिए हमें उस वेरिएबल को कांस्टेंट रखना है। तो याद रखिए, ऐसा वेरिएबल जिसको रिसर्च अपने रिसर्च में कांस्टेंट रखते हैं उसका इफेक्ट देखने के लिए, तो उसे हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल, क्योंकि उस वेरिएबल को हम कंट्रोल कर रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, सेम रख रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ हेर फेर नहीं कर रहे। सो यहाँ पर ये जो वेरिएबल्स है बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसमें आप उस वेरिएबल को हेरफेर करते हो, उसमें चेंजेस करते हो, ये देखने के लिए कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल पर किस तरह इफेक्ट बता रहा है। और डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको आप ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, इसको ऑब्जर्व वेरिएबल भी बोला जाता है, ठीक है। ये याद रखना है, डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑब्जर्व वेरिएबल भी कहा जाता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट वेरिएबल, ठीक है। सब्जेक्ट वेरिएबल, इस वेरिएबल को जैसे कि फॉर एग्जांपल इस वेरिएबल को हम इजी वे में और समझेंगे, तो इस वेरिएबल पे आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एकदम अपोजिट होता है, ठीक है। ये अपोजिट होगा आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, जिसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब सब्जेक्टिव वेरिएबल और सब्जेक्ट वेरिएबल किस तरीके से हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिसर्च कर रहे हो, तो आप आपकी रिसर्च में पर्सन्स में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपने जैसे आपने कोई पर्सन पर आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, आपकी पॉपुलेशन में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, उस पर्सन में आप कोई चेंज, उस पर्सन को आप छोटा बड़ा नहीं कर सकते हो, ठीक है। मामूली सी बात है, अगर आप कोई पर्सन पर रिसर्च कर रहे हो तो उसमें आप कोई उस पर्सन को आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस हो ही नहीं सकता। तो ऐसे वेरिएबल जिसको आप रिसर्चर चेंज नहीं कर सकते हैं, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अपोजिट होता है सब्जेक्ट वेरिएबल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जैसे कि बोला जा रहा है, ऐसा वेरिएबल जिसे कांस्टेंट रखना है ऑल कंडीशंस में, उसे हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। हम एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं कि डज रेड लाइट अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ, क्या रेड लाइट प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट कर रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा हमारा? लाइट कलर, क्योंकि हम लाइट के कलर्स को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये येलो लाइट है एंड ये रेड लाइट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लाइट के कलर को चेंज कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? इंडिपेंडेंट, जिसमें हम हेर फेर कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? प्लांट ग्रोथ, क्योंकि हम यहाँ पर इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। प्लांट की ग्रोथ पर हमारी नजर है, इसलिए प्लांट की ग्रोथ क्या होगी? ये हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, या फिर ऑब्जर्व्ड वेरिएबल। अब इस केस में हम किस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, किस चीज को कांस्टेंट रख रहे हैं? वाटर, सॉइल, टेम्परेचर एंड टाइम। टाइम को भी आप, जैसे आप देख लीजिए, वाटर, सॉइल, ठीक है, यानी हम जितना वाटर ऐड कर रहे हो वो आपके प्लांट्स में, सॉइल, टेम्परेचर एंड टाइमिंग, इसको आप चेंज नहीं कर रहे। तो इन सारी चीज को यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? कंट्रोल कर रहे हो, और इन सारी चीज को कांस्टेंट रख रहे हो। दोनों भी स्टडी में आप क्या कर रहे हो? अगर आपने 5 ml वाटर डाला है तो आप 5 ml ही वाटर डालोगे, या फिर अगर आपने 10 ml वाटर डाला है तो दोनों भी केस में आप 10 ml ही वाटर डालोगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन सारे वेरिएबल को आप कांस्टेंट रख रहे हो, इसीलिए इसको कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हाइपोथेसिस। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अबाउट हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या होता है, पहले हमको ये पता होना चाहिए। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है
जो रिसर्चर के अजम्पशंस या फिर गेसेस पर बेस्ड होता है। अब हाइपोथेसिस कैसा हो सकता है, मान लीजिए मेरा एक प्रिडिक्शन है, मैंने ऐसा गेस कर लिया कि अगर मैं वाटर ज्यादा दूं तो हो सकता है कि कोई प्लांट है उस प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो। तो यहाँ पर मेरा एक प्रिडिक्शन है, मैं यहाँ पर गेस कर रही हूँ, हो सकता है अगर मैं उस प्लांट को वाटर ज्यादा दूंगी तो हो सकता है कि उसकी उस प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो। सो एक प्रिडिक्शन होगी। सो बेसिकली हाइपोथेसिस हमें ये बताता है कि कोई दो वेरिएबल्स होते हैं, इन दो वेरिएबल्स में कैसा रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को हम प्रिडिक्ट करते हैं, उस रिलेशनशिप को हम गेस करते हैं। तो वही हो जाता है आपका हाइपोथेसिस। अब वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए डिपेंडेंट वेरिएबल। सो हाइपोथेसिस सिर्फ और सिर्फ आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को नहीं बताता है, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। वैसे ही ऑप्शन बी भी आपको गिवन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिर्फ हाइपोथेसिस आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी नहीं बताता, बिकॉज इस केस में मान लीजिए ये वाटर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड प्लांट ग्रोथ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि हम वाटर को कम ज्यादा कर प्लांट की ग्रोथ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो इस केस में आपका वाटर इंडिपेंडेंट हो जाएगा और प्लांट की ग्रोथ डिपेंडेंट। सो हाइपोथेसिस आपका ना ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बताता है ना ही सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल को बताता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी एन एक्सपेरिमेंट दैट टेस्ट सर्टेन प्रिडिक्शन। हम उस प्रिडिक्शन को एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म करते, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके टेस्ट नहीं करते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। बल्कि हाइपोथेसिस, मेन हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, क्या हाइपोथेसिस किसी दो वेरिएबल जो होते हैं उन दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको प्रिडिक्ट करने को बताता है। सो दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अ प्रिडिक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सर्टेन वेरिएबल्स। सो यहाँ पर जैसे हमने देखा वाटर एंड प्लांट ग्रोथ ये दो वेरिएबल है, इन दो वेरिएबल्स के बीच में मैंने ऐसा प्रिडिक्ट किया, मैंने गेस किया कि हो सकता है अगर मैं उस प्लांट को वाटर ज्यादा दूं तो हो सकता है उस प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा होगी। सो ये दो वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशन है उसको मैंने प्रिडिक्ट कर दिया। सो ये होता है आपका हाइपोथेसिस। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अ प्रिडिक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सर्टेन वेरिएबल्स। नेक्स्ट, रिसर्च शुड ऑलवेज बी। इस क्वेश्चन में हमें रिसर्च के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्च की कौन सी करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। सो वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वैलिड। रिसर्च आपकी हमेशा वैलिड होनी चाहिए, मतलब जो एक्चुअल में कोई चीज है और आपकी जो रिसर्च है वो करेक्ट होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। आपके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं रिसर्च के वो हर बार, अगर आप कौन सा भी मेथड परफॉर्म कर रहे हो, कोई भी मेथड परफॉर्म कर रहे हो, तो आपका जो एक्चुअल में जो चीज है वही वो चीज मेजर करना चाहिए जो करेक्ट इंफॉर्मेशन बताना चाहिए। तो आपकी जो रिसर्च है वो रिसर्च शुड ऑलवेज बी वैलिड। देन ऑप्शन बी रिलायबल। रिलायबल क्या होता है, अगर आप नंबर्स ऑफ टाइम्स कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो और हर बार आपका जो इंफॉर्मेशन, आपको जो वैल्यूज मिल रही है हर बार सेम आए। अब जैसे मैंने यहाँ पर कोई तीन चीजों को तीन बार मैंने रिसर्च परफॉर्म किया, एक वेट लिया, मैंने कोई चीज का एक वेट किया और मैंने तीन बार उसको उस वेट को उस चीज का वेट किया, तो तीन बार मेरा वेट आ रहा है 3 kg 3 kg 3 kg। मतलब इस केस में मेरी जो रिसर्च होगी वो रिलायबल होगी। सो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपकी रिसर्च, आप जो भी रिसर्च कर रहे हो, आपके रिसर्च से आपको जो भी रिजल्ट मिल रहे हैं आपको प्रॉपर उस रिजल्ट को मेंशन करना चाहिए। अब समटाइम्स क्या होता है, अगर रिसर्च कोई रिसर्च करते हैं तो 90% उनको करेक्ट रिजल्ट आता है लेकिन 10% उनको करेक्ट रिजल्ट नहीं आता है। तो इस 10% को भी उन्हें मेंशन करना होता है, ना कि वो अपनी जजमेंट और ओपिनियन को आगे रखकर सिर्फ इस रिजल्ट को बताए। उनको जो करेक्ट आ रहा है, जो एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है वो सारा उनको इंफॉर्मेशन बताना चाहिए। सो रिसर्च शुड ऑलवेज बी ऑब्जेक्टिव। सो ये तीनों भी आपके रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। नेक्स्ट, यू आर गिल्टी ऑफ प्लेजरिज्म इफ यू। इस क्वेश्चन में हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि अगर किसी रिसर्चर ने इन ऑप्शंस में से कोई एक ऐसा ऑप्शन परफॉर्म किया है जिसे हम कहते हैं गिल्टी ऑफ प्लेजरिज्म, मतलब उस रिसर्चर ने सचमुच में प्लेजरिज्म परफॉर्म किया है। अब प्लेजरिज्म क्या होता है, प्लेजरिज्म का मतलब होता है कि कॉपी करना, किसी और के वर्क को अपना वर्क बताना, उसे हम कहते हैं प्लेजरिज्म। अब वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, मेक यूज ऑफ वर्क्स ऑफ अदर्स टू गैदर इंफॉर्मेशन। तो ये प्लेजरिज्म नहीं हो जाएगा, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, किसी और का वर्क गैदर कर रहे हो ताकि आपकी इंफॉर्मेशन आप उस वर्क के थ्रू
किसी इंफॉर्मेशन को गैदर करे, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करे, आपको बस इंफॉर्मेशन चाहिए इसलिए आप उनका वर्क यूज कर रहे हो, तो ये प्लेजरिज्म नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन हम ऑप्शन सी देखेंगे, मेक यूज ऑफ वर्क्स ऑफ अदर्स टू सपोर्ट योर ओन आर्ग्यूमेंट्स। तो ये भी आपका प्लेजरिज्म नहीं हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या कह रहा है कि आपने किसी और का वर्क यूज करा है ताकि आप आपके जो आर्ग्यूमेंट्स है उसको सपोर्ट करने के लिए उनका वर्क यूज करा है। मतलब मान लीजिए आपने कोई थ्योरी बनाई है, उस थ्योरी को आपको प्रूफ करना है, सो प्रूफ करने के लिए आपने किसी और रिसर्चर का वर्क बताया है और आप उससे एग्री कर रहे हो, तो आपकी जो थ्योरी है वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएंगी। इसीलिए आपकी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए आप किसी और रिसर्चर की इंफॉर्मेशन अगर उनका वर्क यूज कर रहे हो, सो ये प्लेजरिज्म नहीं होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, यूज द वर्क ऑफ अनदर एंड मिसरिप्रेजेंट इट एज योर ओन। मतलब आप किसी और रिसर्चर के और किसी और पर्सन का वर्क यूज कर रहे हो और उसको इस तरीके से बता रहे हो कि वो अपना ही वर्क है। अगर मैं किसी और का वर्क यूज करूं और मुझे ऐसा बताओ कि वो मेरा वर्क है, मतलब मैं यहाँ पर कॉपी कर रही हूँ, तो ये आपका प्लेजरिज्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यूज द वर्क ऑफ अनदर एंड मिसरिप्रेजेंट इट एज योर ओन। नेक्स्ट, Which of the following is not true of interview as a data collection tool? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप इंटरव्यू का डेटा कलेक्शन टूल नहीं है, वो ऑप्शन हमें ये फाइंड आउट करना है। सो वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, इंटरव्यूज कैन बी कंडक्टेड इन पर्सन एंड ओवर द टेलीफोन। मतलब आपने जो इंटरव्यू कंडक्ट करवाया है वो फेस टू फेस, इन पर्सन मतलब फेस टू फेस इंटरव्यू कंडक्ट करवाया। जैसा मैं किसी को जॉब दे रही हूँ तो मैं उसका फेस टू फेस इंटरव्यू लूंगी, उसी तरीके से टेलीफोनिक इंटरव्यू भी होता है, टेलीफोन्स पर भी इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बल्कि हमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है विच इज नॉट ट्रू ऑफ इंटरव्यू एज अ डेटा कलेक्शन टूल, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से हम पहले ऑप्शन सी देखते हैं, इंटरव्यूज कैन बी स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और इनफॉर्मल। मतलब आपके जो इंटरव्यू लेंगे आप इंटरव्यूअर्स हो, तो जिसका आप रिस्पॉन्डेंट्स ले रहे हो, तो उनका जो आप क्वेश्चन करोगे उनको, आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं। मतलब आप पहले से ही डिसाइड करके जाओगे कि मैं अपने रिस्पोंडेंट्स को ये क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ या फिर पूछने वाली। उसी तरीके से आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेमी स्ट्रक्चर भी होते हैं, मतलब कुछ स्ट्रक्चर होंगे, कुछ आप पहले से डिसाइड कर लोगे या फिर कुछ डिसाइड नहीं करते जाओगे। देन इनफॉर्मल क्या होता है, जिसमें कुछ भी आप डिसाइड करके नहीं जाते हो, बल्कि मैं किसी रिस्पोंडेंट से मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, उनके आंसर पर बस मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। उसी तरीके से इनफॉर्मल का मतलब यही होता है। तो आपका जो इंटरव्यूज के क्वेश्चंस होंगे वो स्ट्रक्चर हो सकते हैं, सेमी स्ट्रक्चर हो सकते हैं, फिर इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, इंटरव्यू क्वेश्चंस कैन बी ओपन एंडेड। सबके इंटरव्यू के क्वेश्चंस ओपन एंडेड हो सकते हैं। ओपन एंडेड मतलब जिसका आंसर आप यस या फिर नो में नहीं करते हो, बल्कि रिस्पोंडेंट जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन में उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो वर्ड्स या फिर टेक्स्ट के फॉर्म में होता है। जैसे किसी फिल्म का मैं रिव्यू ले रही हूँ कि उस फिल्म में आपको एक्टर्स की एक्टिंग अच्छी लगी या फिर एक्ट्रेस की एक्टिंग अच्छी लगी, उस फिल्म की क्लैरिटी कैसी थी, सॉन्ग्स कैसे थे। उसी तरीके से अगर किसी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी निकली है तो उस पॉलिसी पर रिस्पोंडेंट्स का उनका रिस्पॉन्स क्या है, तो उनका मैं रिस्पॉन्स लूंगी रिस्पोंडेंट्स का, उनके इंटरव्यूज के थ्रू उनका ओपिनियन जानूंगी। सो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन में भी आप इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हो और ये एज अ डेटा कलेक्शन टूल होता है आपका। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, इंटरव्यूज आर मेनली क्वांटिटेटिव इन नेचर। सो नो, इंटरव्यूज आपके मेनली क्वालिटेटिव नेचर के होते हैं। सो क्वालिटेटिव किसी चीज की क्वालिटी बताता है और क्वालिटेटिव रिसोर्स में हमारे पास जो भी डेटा होता है वो वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में होता है, लेकिन क्वांटिटेटिव में हमारे पास जो भी डेटा होता है वो नंबर्स के फॉर्म में होता है। लेकिन इंटरव्यूज जो होता है जनरली, इंटरव्यूज में आपको जो भी रिस्पॉन्स मिलते हैं वो वर्ड या फिर टेक्स्ट के फॉर्म में होते हैं, ना कि नंबर्स के फॉर्म में। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरव्यूज आर मेनली क्वांटिटेटिव इन नेचर। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISSN? इस क्वेश्चन में हमें ISSN का फुल फॉर्म फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, ISSN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। अब ये ISSN होता क्या है? सो रिमेंबर, ISSN आपका 8 डिजिट नंबर होता है या फिर कोड होता है।
तो ISSN आपका 8 डिजिट नंबर या फिर कोड होता है जो यूज किया जाता है किसी सीरियल पब्लिकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब आपके जो पब्लिकेशंस होते हैं, पब्लिकेशन आपके क्या हो सकते हैं, जैसे जर्नल्स, आर्टिकल्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, इन सारे पब्लिकेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आप ISSN नंबर या फिर कोड का यूज कर सकते हो, जिनके थ्रू आप इन सारे पब्लिकेशन को आइडेंटिफाई करते हो। सो ISSN आप कह सकते हो ये एक तरीके का ये कोड जो होता है एसएसएन कोड, ये एक तरीके के आइडेंटिटीज होती है इन सारे पब्लिकेशंस की, जैसे जर्नल, मैगजीन, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स। सो इस नंबर के थ्रू आप ये सारे पब्लिकेशंस को सर्च कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो आपको याद रखना है ISSN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। से यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, Which of the following variables cannot be expressed in precise quantitative terms? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इन ऑप्शंस में से कैसा कौन सा एक ऐसा वेरिएबल है जो क्वांटिटेटिव टर्म को एक्सप्रेस नहीं करता है। अब क्वांटिटेटिव टर्म्स क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव टर्म्स मतलब ऐसे वेरिएबल्स जो नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए, ऐसा वेरिएबल्स और ऐसे टर्म्स जिनको हम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, सो वो आपके क्वांटिटेटिव टर्म्स में आते हैं। अब वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, इकोनॉमिक, ये आपको पता है इकोनॉमिक का मतलब होता है मनी से रिलेटेड, मतलब आपकी जितनी ज्यादा इनकम होंगी उतना ज्यादा आपका सोसाइटी में स्टेटस हाई होगा। सो आपके जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, ये स्टेटस आपके नंबर्स के बेस पर हो गए। अब जैसे जिसकी जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा उसका स्टेटस हाई। सो ये आपका क्वांटिटेटिव टर्म को एक्सप्रेस कर रहा है। बट हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि कौन सा वेरिएबल नहीं एक्सप्रेस कर रहा है क्वांटिटेटिव टर्म को। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस मतलब आप मैरिड हो या फिर नहीं हो। सो जैसे आप देखते हो समटाइम क्वेश्चन में कुछ फीडबैक फॉर्म में हमको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें हमें पूछते हैं कि आप मैरिड हो या फिर नहीं हो, तो आपको यस या फिर नो में रिस्पॉन्ड करना होता है। और सम टाइम मैरिटल स्टेटस को अगर आप मैरिड हो तो 1 करते हैं और मैरिड नहीं हो तो 0 लिखते हैं। सो इसको भी हम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, प्रोफेशनल एटीट्यूड। प्रोफेशनल एटीट्यूड किसी का आप एटीट्यूड बता रहे हो, किसी की क्वालिटी बता रहे हो, सो ये क्वांटिटेटिव टर्म का और क्वांटिटेटिव वेरिएबल का एग्जांपल नहीं होगा। जैसे प्रोफेशनल एटीट्यूड कैसा हो सकता है कि ही इज ऑनेस्ट, ही इज पंक्चुअल। सो यहाँ पर आप उसकी क्वालिटी बता रहे हो। सो यहाँ पर आप जो भी उस पर्सन के बारे में किसी का एटीट्यूड आप बता रहे हो, सो वो नंबर्स के फॉर्म में नहीं बताते बल्कि वो वर्ड और टेक्स्ट के फॉर्म में बताते हैं। सो आपका क्वांटिटेटिव टर्म को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्रोफेशनल एटीट्यूड। नेक्स्ट, which of this is not a valid reason for documenting the sources you use in your paper? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि जैसे आप आपके रिसर्च आर्टिकल, रिसर्च पेपर में कुछ सोर्सेस को डॉक्यूमेंट करते हैं, सो उसका वैलिड रीजन इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा जो है ऑप्शन जो वैलिड रीजन नहीं होगा। सो ऐसा आपका सोर्सेस जो आप आपके पेपर में लिखते हो जिसे हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होता है कि अगर आप आपके रिसर्च में किसी और रिसर्चर का वर्क यूज करते हो, उनका कंटेंट यूज करते हो, सो उनका प्रॉपर नेम मेंशन करते हो, उनको डॉक्यूमेंट करते हो। सो इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि बिब्लियोग्राफी का कौन सा वैलिड रीजन नहीं होगा। सो वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, टू बी रिस्पॉन्सिबल स्कॉलर बाय गिविंग क्रेडिट टू अदर रिसर्चर। सो ये आप बिब्लियोग्राफी इसीलिए लिखते हो कि दूसरे अगर किसी का आपने वर्क यूज करा है, सो उन रिसर्चर को आप क्रेडिट करते हो, उनके वर्क को आप बताते हो कि उन्होंने ये वर्क किया है, उन्होंने ये रिसर्च की है, सो उनको क्रेडिट देने के लिए आप बिब्लियोग्राफी लिखते हो अपने पेपर में। सो ये एक वैलिड रीजन होगा, ये वैलिड रीजन होगा आपका। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा वैलिड रीजन नहीं होगा, सो दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन बी, your readers should be able to determine the accuracy of your sources.
तो आप बिब्लियोग्राफी समटाइम्स इसलिए भी लिखते हो कि अगर आपने कोई रिसर्च की है, आप किसी थ्योरी को प्रूव कर रहे हो, तो आप किसी और रिसर्चर का भी काम बताते हो कि वो रिसर्चर ने भी ऐसा ही कहा था, जिसकी वजह से आपका जो रिजल्ट है वो और एक्यूरेट हो जाएगा। तो रीडर्स जो होंगे उनको पता चलेगा कि आपके जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट है, सही है। सो यहाँ पर ये भी एक वैलिड रीजन है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया। देन ऑप्शन सी, टू अवॉइड प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म को भी अवॉइड करने के लिए हम बिब्लियोग्राफी लिखते हैं। प्लेजरिज्म क्या होता है कि किसी और रिसर्चर के वर्क को अपना बताना। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम बिब्लियोग्राफी लिखते हैं। बिब्लियोग्राफी में क्या लिखते हैं हम, किसी रिसर्चर का अगर आप कंटेंट वर्क यूज कर रहे हो तो उनका नेम मेंशन करते हो। सो इसलिए हम बिब्लियोग्राफी लिखते हैं कि हम प्लेजरिज्म को अवॉइड कर सके। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक वैलिड रीजन है। देन ऑप्शन बी, टू प्रूव दैट यू आर नॉट ignorant of the recent trends in your area of research। मतलब आपके रिसर्च एरिया में जो काम चल रहा है आप उसको बताते हो, और आप इसलिए बताते हो ताकि आप शो ऑफ कर सके उस रिसर्चर का। ये तो नहीं होता है, आप बिब्लियोग्राफी इसलिए नहीं लिखते कि आप शो ऑफ कर सको किसी का काम को, बल्कि इसलिए लिखते हो ताकि आप उन रिसर्चर को क्रेडिट दे सको, आपके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो एक्यूरेट आ रहे हैं, ताकि रीडर्स उनको डिटरमाइन कर सके आपके रिजल्ट्स को। देन ऑप्शन सी भी ये बता रहा है हमें कि आपका जो आप बिब्लियोग्राफी इसलिए लिखते हो कि आप प्लेजरिज्म को अवॉइड कर सके। तो ये तीन रीजन होते हैं, ये तीन वैलिड रीजन होंगे, और ऑप्शन जो डी है आपको गिवन है ये वैलिड रीजन नहीं होगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, लिटरेचर रिव्यू मोस्टली टेक्स इनटू अकाउंट। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि लिटरेचर रिव्यू जो होता है, लिटरेचर रिव्यू में आपका जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी कंटेंट होता है, वो क्या प्राइमरी डेटा पर बेस्ड होता है, सेकेंडरी डेटा या फिर टर्शरी डेटा पर बेस्ड होता है, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो लिटरेचर रिव्यू क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। लिटरेचर रिव्यू, जैसे लिटरेचर रिव्यू में जो भी रिसर्चर ने वर्क किया होता है, जो भी पर्टिकुलर टॉपिक पर काम किया होता है, वो सारा वहां पर मेंशन होता है। एक तरीके से आपका जो टॉपिक है और जो रिसर्चर ने वर्क किया होता है लिटरेचर रिव्यू में, उसका पूरा ओवरव्यू होता है। क्या आप लिटरेचर रिव्यू को देखकर आप ये कह सकते हो कि आपका जो टॉपिक आपने चूज करा है उन टॉपिक पर पुराने कई कितने रिसर्च किए गए हैं, कौन से टॉपिक पर रिसर्च हुई है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको लिटरेचर रिव्यू में देखने को मिलता है। अब लिटरेचर रिव्यू में जो ऑलरेडी पब्लिश वर्क होता है, जो ऑलरेडी रिसर्चर ने वर्क किया होता है, वो लिखा हुआ होता है, वो मेंशन किया होता है। सो लिटरेचर रिव्यू में ऑलरेडी पब्लिश वर्क होता है। उसी तरीके से ऑलरेडी पब्लिश वर्क, ऑलरेडी डेटा अवेलेबल हमारे पास सेकेंडरी डेटा में होता है। सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जिसमें आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन, ऑलरेडी डेटा अवेलेबल होती है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जिसमें रिसर्चर अब खुद किसी वर्क को, खुद किसी इंफॉर्मेशन को जनरेट करते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि आप उस इंफॉर्मेशन को आप जनरेट करते हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन ए, टर्शरी डेटा। टर्शरी डेटा क्या होता है? तो टर्शरी डेटा में आपके प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, ये दोनों डेटा का कलेक्शन होता है। तो टर्शरी डेटा में आपका प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी डेटा, दोनों भी डेटा इन्वॉल्व होते हैं। सो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा क्या होता है? जिसमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल होती है, ऑलरेडी पब्लिश डेटा होता है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। और उसी तरीके से लिटरेचर रिव्यू किसी भी टॉपिक का, किसी भी रिसर्च वर्क का एक ओवरव्यू होता है उसमें। सो लिटरेचर रिव्यू में आपके पास जो भी कंटेंट होता है, जो भी बताया जाता है किसी रिसर्चर का वर्क, तो वो ऑलरेडी पब्लिश्ड होता है। उसी तरीके से सेकेंडरी डेटा में भी हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, ऑलरेडी पब्लिश्ड डेटा होता है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर, सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट, which of the following is not essential in formulating a research problem? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्म करने के लिए जरूरी नहीं होता है। अब वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, फाइंड इंटरेस्ट इन अ ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया। मतलब अगर आप किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम चूज कर रहे हो, फॉर्म कर रहे हो, आप इधर फॉर्म वर्ड है, मतलब आप फॉर्म कर रहे हो, तो किसी भी रिसर्च का प्रॉब्लम फॉर्म कर रहे हो, तो आप जिस भी प्रॉब्लम पर आप काम कर रहे हो, जिस भी टॉपिक पर आप काम कर रहे हो, उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। बिकॉज रिसर्च किसी कोई 1 या फिर 2 महीने का काम नहीं होता है। रिसर्च में आपको 3 इयर्स या फिर मैक्सिमम 6 इयर्स भी लग सकते हैं। तो आपको एक ऐसा प्रॉब्लम चूज करना है, ऐसा टॉपिक चूज करना है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, ऐसा प्रॉब्लम आपको फॉर्म करना है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। सो ये करेक्ट हो जाएगा।
लेकिन हमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है विच इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन बी, क्वेश्चन द टॉपिक फ्रॉम सेवरल पॉइंट ऑफ व्यू। आपका रिसर्च प्रॉब्लम, आपका रिसर्च क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जिसमें आप उसको, उस प्रॉब्लम को सिवरल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व कर सको। आप सिवरल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व कर सकोगे तभी तो आप कुछ नया निकाल पाओगे, नए कुछ कर पाओगे, क्योंकि रिसर्च में हमें कुछ ना कुछ नई प्रॉब्लम को फॉर्म करना होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इंपॉर्टेंट है रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्म करने के लिए। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन सी, डिफाइन द रैशनल फॉर योर रिसर्च टॉपिक। रैशनल का मतलब क्या होता है, रीजन, कि आपका रीजन क्या है। आप जिस टॉपिक पर, आप जिस रिसर्च का आपने जो प्रॉब्लम फॉर्म किया है उसका रीजन होना चाहिए, आप उसका कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए। विदाउट रीजन तो आप कोई काम नहीं करते हो। तो आपने जो भी प्रॉब्लम फॉर्म करा है उसका कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए। सो ये भी इंपॉर्टेंट है किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्म करने के लिए। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन डी, कलेक्ट आइडियाज ऑन हाउ टू गैदर डेटा। आप क्या कर रहे हो, आइडिया कलेक्ट कर रहे हो, कैसा आप डेटा को गैदर करोगे। तो डेटा को तो आप गैदर लेटर स्टेप्स में करते हो। पहले अगर आप कोई रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्म कर रहे हो तो आपके लिए जरूरी ये है कि आपका उस प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ, उस टॉपिक में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए। उस प्रॉब्लम को आपको सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करना है एंड उस प्रॉब्लम का, उस टॉपिक का कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए। ना कि आप ये सोचोगे नहीं कि उस डेटा को कैसे गैदर करना है, तो आप लेटर स्टेप में करोगे। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्म करने के लिए। सो हियर ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द एब्स्ट्रैक्ट शुड बी अबाउट हाउ मेनी वर्ड्स। इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट आपका कितने वर्ड्स का होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जब आप रिसर्च पेपर लिखते हो, रिसर्च आर्टिकल लिखते हो, तो उसमें आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब आपका जो रिसर्च पेपर, आपका जो भी रिसर्च में वर्क हुआ है, आपका जो भी टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपने जो भी रिसर्च में वर्क किया है उसको आप शॉर्ट में बताते हो, उसको आप शॉर्ट में समराइज करते हो अपने वर्क को। अब जो आप रिसर्च पेपर में एब्स्ट्रैक्ट लिखते हो, रिसर्च आर्टिकल में जो भी आप अपने वर्क को बताते हो, उसी को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। अब आपका एब्स्ट्रैक्ट जो होता है बेसिकली 150 से 300 वर्ड्स के बीच में आप एब्स्ट्रैक्ट लिखते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 300। सो बेसिकली आप 150 से 300 के बीच में, आप 300 वर्ड्स के बीच में आपका एब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हो। सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। एंड thank you for watching this video. Good luck with your preparations.